हेलो बच्चों, क्या हाल? बहुत बढ़िया। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल केडी केमिस्ट्री में। तो आज जो है हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, और यदि आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो रिवाइज कर लेंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो कंटिन्यू क्लास करेंगे और इसका आपको लेक्चर एक एक करके थोड़ा सा हो सके कि जो होता है सीरियल वाइज नहीं, बीच बीच में और भी हम किसी का क्लास लेते हैं, लेकिन हाँ जब भी होगा तो आपको नाम से पता चल जाएगा और लिखने से पता चल जाएगा कि हम आज कौन सा क्लास करने वाले हैं और कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी, इंग्लिश में इसको कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर का भी नाम यही है, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। तो देखिए, एक केमिकल काइनेटिक्स क्या है। एक क्लास 12 यूनिट 4 का टॉपिक है, यानी का चैप्टर है, जिसका नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक। जिसका नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक इस चैप्टर का नाम है, जिसे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि केमिकल काइनेटिक क्या है। रासायनिक बल गतिकी से आप क्या समझते हैं, होता क्या है? देखिए, रासायनिक का अर्थ सामने लिखा हुआ है। रासायनिक कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, लाइक एटम से मिलते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल से मिलते हैं, और एटम्स आयन से मिलते हैं, टक्कर करते हैं और क्या करते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वही है इसमें रासायनिक बल गतिकी, यानी बल कितना अप्लाई करते हैं, बहुत स्लो जाते हैं या बहुत फास्ट जाते हैं या मीडियम जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि रासायनिक बल गतिकी क्या है। रासायनिक बल गतिकी हो जाएगा क्या? रसायन विज्ञान की वह शाखा, ये काम हम करते हैं, पहले हम इसको नोट डाउन करते हैं, उसके बाद आपको लाते हैं, बेहतर रहेगा, समय बर्बाद नहीं होगा। देखिए, हमने लैंग्वेज को लिख दिया है। लैंग्वेज क्या कह रहा है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग या बोल सकते हैं क्या, दरों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक बल गतिकी। यानी कि देखिए, मैंने अब जैसा पहले समझाने का कोशिश किया कि रासायनिक जो क्रिया होता है, इसमें एटम, अणु या आयन कुछ भी होते हैं, वो किस बल के साथ गति करते हैं, इसी का अध्ययन रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। आगे इसका और एक्सप्लेनेशन किया गया है कि ये वर्ड कहाँ से आया और इसका मतलब क्या है। तो देखिए, लिखा है कि काइनेटिक शब्द की उत्पत्ति काइनेसिस से हुई है। काइनेटिक शब्द की उत्पत्ति काइनेसिस से हुई है, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ, ग्रीक जैसे हम लोग का हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, ये सब भाषा है, उसी तरह से ग्रीक भाषा है। ग्रीक भाषा में अर्थ गति होता है। बताए तो कितना स्पीड से।
वास्तव में कहा गया है तथा वास्तव में सभी रासायनिक स्पेसीज, वही स्पेसीज मीन्स हो जाएंगे क्या, एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स, यानी परमाणु, अणु और आयन। परमाणु, अणु और आयन गति करती है और टक्कर करके उत्पाद बनाती है। सही बात भी है। जैसे मान लीजिए इस बर्तन में हम रख दें चीनी और इसके बगले में मात्र 2 सेंटीमीटर के गैप पर ही रख दें जल, और ये दोनों को मिलाए ही नहीं, मीन्स टकराए ही नहीं, एक दूसरे से टक्कर ही नहीं करने दे, तो शरबत या चाशनी बनेगा? नहीं बनेगा। जब तक इन दोनों को नहीं मिलाएंगे आपस में, तब तक ना तो चाशनी बनेगा ना ही शरबत बनेगा, यानी कि जल और शुगर टकराएगा तभी शरबत बनेगा। अभी मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं खड़े होकर, अगर इस कैमरा से हम टकराएंगे नहीं, इस फ़ोन से हम टकराएंगे नहीं, तो ये गिरेगा? नहीं गिरेगा। वो जहाँ है वहाँ रहेगा और हम जहाँ है वहाँ रहेंगे। यही तो कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि कोई भी वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, अगर इसका अवस्था नहीं बदलेंगे तो स्थिर ही रहेगी। तो यही है हमारा रासायनिक बलगतिकी। आई होप इतना मेहनत आपको समझ में आया होगा हम कहना क्या चाहते हैं। और इससे फर्स्ट जो टॉपिक हमारा निकलता है वो होता है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, और वही बोल सकते हैं अभिक्रिया की दर या वेग, क्योंकि क्या कहा जा गया है ना कि इसमें अभिक्रिया के दर या वेग का अध्ययन किया जाता है। तो पहला टॉपिक यही है ना कि अभिक्रिया की दर क्या है या वेग क्या है। तो किसी रासायनिक समीकरण न लिखकर लिख दे देंगे स्पेसीज। स्पेसीज मीन्स होता है प्रजाति। अब प्रजाति माने वही जो सामने देखिए ऊपर लिखा हुआ है, एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के एकांक समय किसी रासायनिक स्पेसीज के मोलर सांद्रता, देखिए छूट रहा था, मोलर सांद्रता में एकांक समय में किसी रासायनिक स्पेसीज के मोलर सांद्रता में एकांक समय में हुए परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का दर निकालने के लिए क्या किया जाता है कि ये चेक किया जाता है कि इकाई समय में, एकांक मीन्स होता है इकाई, उस इकाई समय सेकेंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, घंटा में हो सकता है, या फिर एक ईयर में हो सकता है। तो वही कहा गया है कि किसी रासायनिक स्पेसीज यानी प्रजाति के मोलर सांद्रता में एकांक समय में हुए परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बीज है, लाइक गेहूं, अब देखिए गेहूं को जब खेत में फसल के लिए डाला जाता है तो क्या होता है, लगभग 3 से 4 मंथ का समय लगता है फसल पौधा तैयार होने में। लेकिन ऐसा नहीं है कि फाइनल 4 मंथ में होता है, धीरे धीरे इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता जाता है, तब जाकर क्या होता है, गेहूं बीज से
फसल बनता है। बीज से पौधा बनता, उसमें अनाज होता, उसके बाद उसे फिर कट करके गेहूँ बना लिया जाता। सेम उसी तरह से है। अगर मान लीजिए कि हम जल और चीनी को मिलाकर अगर शरबत ही बना रहे हैं, हम शरबत ही बना रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट एक बार में बन जाएगा, एक पार्टिकुलर समय लगेगा। और ये भी नहीं है फिक्स, जितना हम समय देंगे, जैसे कि कुछ टाइम तक छोड़ेंगे, डाल देंगे तो कुछ शुगर घुलेंगे, कुछ और समय में हिलाएंगे डुलाएंगे तो कुछ और घुलेंगे, कुछ वैसा ही करते करते एक पार्टिकुलर टाइम लगेगा जिसमें क्या होगा कि शुगर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। यानी इस बात से क्लियर हो रहा है कि जो भी समय लगता है एक स्पेसीज को, वो एटम हो, अणु हो या फिर आयन, उसके अवस्था को परिवर्तन करने में, उसी को क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की दर। अब आपको हमने जैसे शुरू में बात किया गति, बल वगैरह वगैरह, ये तीन होते हैं। एक जो रिएक्शंस होते हैं, अभिक्रिया होता है, वो बहुत फास्ट होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई रॉड है, यहाँ पे अगर हम करंट दे रहे हैं तो यहाँ पे जाएगा बहुत फास्ट। यहाँ पे अगर करंट दिया जा रहा है इलेक्ट्रोड में तो यहाँ करंट बहुत फास्ट पहुँचेगा। सेम अगर दूसरा बात कह ले कि जो लोहा होता है, लोहा में जंग लगना एक बहुत ही स्लो प्रक्रिया है। मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है, 2 दिन में लगेगा, 2 साल में लगेगा या 5 साल में लगेगा। हो सके कि शुरुआत 2 दिन में ही हो जाए, लेकिन पूर्ण रूप से लगने में 10 वर्ष 20 वर्ष लग जाए। तो सेम उसी तरह से इन दोनों को पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग मिडल जो अभिक्रिया होता है, मध्यम जो अभिक्रिया होता है, जो ना ज़्यादा स्लो और ना ज़्यादा फास्ट, उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बात को आप समझ जाइए कि अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग क्या है। तो मोलर सांद्रता में हुए एकांक समय में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की दर या वेग। और अभिक्रिया की वेग बराबर फार्मूला होता है प्लस माइनस मोलर सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। यानी रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हमारा हो जाएगा, इसका इंग्लिश हो जाएगा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन। मोलर सांद्रता में परिवर्तन बाई परिवर्तन में लगा समय। बोले तो कि कोई अभिक्रिया बहुत जल्दी हो जाएगा, कुछ के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए। तो वही है, जिस टाइप की अभिक्रिया होगा उस पर टाइप का क्या लगेगा, समय। अभी आपके दिमाग में ये 2 बातें खटक रहे होंगे कि ये प्लस माइनस क्या है, ये प्लस माइनस क्या है। तो देखिए, प्लस जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जो गेहूं है, इसको अगर पौधा बनना है तो अपने अस्तित्व को क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा। और एक बाइक तो इसका अस्तित्व ख़त्म नहीं होता है, धीरे धीरे करके इसका अस्तित्व पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और यह एक पौधा बनके यानी पेड़ बनकर क्या हो जाएगा, तैयार होगा, जिसमें कुछ समय बाद फिर से फल लगेंगे और ये फिर से पौष्टिक अनाज बन जाएगा। सेम बात आप यहाँ भी समझ सकते हैं कि देखिए, इसमें कहेगा जल और चीनी की खाली हम ही को घुमा रहे हैं, नमक भी ले सकते हैं। जल में जब शुगर डालते हैं तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली चीनी शरबत में ट्रांसफ़र हो जाता है। कुछ समय लगेगा तो कुछ भाग घुलेंगे, कुछ और समय लगेगा तो कुछ और भाग खुलेंगे।
इसी तरह से घुलते घुलते अब जाएगा तो बात समझिए कि जिस समय में अपना चीनी अस्तित्व खोएगा तो उसके दर में क्या आ जाएगा, कमी। उसी समय में शरबत क्या होगा, उसका अस्तित्व बढ़ने लगेगा, यानी कि अब जल और पानी मिलकर शरबत बनाने लगेंगे तो उसमें क्या हो रहा है, वृद्धि। तो गेहूं का सड़ना माइनस और पौधा बनना प्लस, यानी अभिकारक जो होगा माइनस में होगा, रिएक्टेंट नेगेटिव होगा, जबकि प्रोडक्ट जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव होगा, वो धनायन होगा। चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद बेहतर समझ में आएगा। प्रश्न ये है कि ये देखिए कोई रिएक्टेंट है जो अभिक्रिया करके क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। या कोई रिएक्टेंट है जो अभिक्रिया करके क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। चलिए इधर ले लेते हैं समय, और ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। अगर आप सपोज कीजिए कि यहाँ जो है आप जो है खिचड़ी बनाने के लिए चावल प्लस दाल प्लस जल प्लस अदर सब्सटेंस इसमें इंटर करा दिए हैं। अब आप इसको जो है गैस चूल्हा पे रख दिए हैं, लेकिन अब आपने यहाँ समय क्या दिया, 0। मतलब गैस चूल्हा पे रख तो दिया है लेकिन चूल्हा को जलाया ही नहीं, तो रिएक्टेंट में कोई परिवर्तन होगा, होगा नहीं होगा। ऐसे समझिए, अब हम मान लीजिए गैस चूल्हा पे कोई भी चीज़ पकाने के लिए रख दें लेकिन हम गैस ऑन ही ना करें तो जो है वही ना रहेगा, वो अलग बात है कि सब मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि इस रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, सांद्रण है, वो 10 यूनिट है, तो यहाँ प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा कितना यूनिट होगा, 0 यूनिट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हम आग ही नहीं जलाए हैं। अब हम आग जलाते हैं और इसको हम मान लीजिए 1 मिनट तक छोड़ देते हैं, तो हो सके कि इसमें 2 यूनिट की कमी आ जाए या 1 यूनिट की भी कमी आ सकता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ 1 यूनिट की कमी आएगा तो यहाँ 1 यूनिट की वृद्धि होगा, अगर यहाँ 2 यूनिट की कमी आएगा तो यहाँ 2 यूनिट की वृद्धि होगा। क्योंकि जैसे जैसे रिएक्टेंट घटेगा वैसे वैसे ही प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। यही है प्लस माइनस का फंडा। जब हम टाइम रख लेंगे 2 तो रिएक्टेंट घटकर हो जाएगा 6 यूनिट, तो प्रोडक्ट बढ़कर हो जाएगा 4 यूनिट। क्योंकि जैसे जैसे रिएक्टेंट अपना अस्तित्व खोएगा प्रोडक्ट अपना अस्तित्व प्राप्त करना स्टार्ट कर देगा। ये बात हमारे जीवन में भी लागू होता है कि हम मान लीजिए कुछ ऐसा चीज़ अचीव करना चाहते हैं जो आज तक हमारे पास नहीं था, तो हमको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो आज तक हमने नहीं किया है, अन्यथा जो सब दिन कर रहे थे, जो सब दिन मिल रहा था वही मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। जीवन में भी यही फंडा है कि अगर कुछ अलग पाना चाहते हैं तो आपको अलग करना पड़ेगा, और कोशिश हमारा यही है कि कुछ अलग कर रहे हैं, बाकी सपोर्ट करना नहीं करना वो आप लोग के हाथ में है। और सपोर्ट क्या आपके काम का चीज़ होगा तो इस क्लास में बने रहना है, अन्यथा टाटा बाय बाय, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आते हैं टॉपिक पे। अगर टाइम को बढ़ाकर 3 कर देंगे तो कंसंट्रेशन घट के 4 हो जाएगा और रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का बढ़कर 6 हो जाएगा। उसी तरह से टाइम को अगर बढ़ाकर 4 कर देंगे तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घटकर 2 हो जाएगा और प्रोडक्ट का बढ़कर कितना हो जाएगा, 8। और वही टाइम अगर बढ़ाकर 5 मिनट कर देते हैं तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का 0 हो जाएगा और प्रोडक्ट का 10 हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो यूनिट है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का हमेशा इक्वल है, जितना यूनिट घटा है उतना ही यूनिट बढ़ा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ जो होगा ये सब गलना स्टार्ट कर देगा। आई बात समझ में? इसका हम लोग फिगर भी कर सकते हैं। जैसे ये हटा देना डिफिनेशन, आप स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लीजिए, पीछे तो है ही। देखिए इधर बना देते हैं रिएक्टेंट के लिए, बोले तो अभिकारक के लिए, इधर बना देते हैं उत्पाद के लिए।
ई रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में रख दीजिए समय को और वाई एक्सिस में रख दीजिए सांद्रता को, और दोनों में ही काम करना है। इधर रखना है सांद्रता को और इधर रख देना है समय को। वाई एक्सिस पर सांद्रता है और एक्स एक्सिस पर क्या है तो समय है। वाई एक्सिस पर क्या है हमारा सांद्रता है और ये एक्स एक्सिस पर क्या है समय है। नंबर दे दीजिए, इधर समय है तो 1 2 3 4 5, इधर सांद्रता है तो 1 2 3 4 5, ये सांद्रता 2 के अंतराल पर है, 4 6 8 10, तो यहाँ 0 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5। आप देखेंगे सबसे पहले अभी कारक में कि जब समय 0 है तो सांद्रता 10 है, यानी यहाँ रहेंगे सांद्रता इसका। जब समय 1 है t तो सांद्रता घटकर आ गया है 8, यानी यहाँ उसी तरह से जब समय 2 है तो सांद्रता घटकर हो गया है कितना 6। उसी तरह से समय जब 3 है तो सांद्रता घटकर हो गया है कितना तो 4। जब समय 4 है तो सांद्रता घटकर कितना हो गया है 2, और जब समय 5 है तो सांद्रता फाइनल घटकर कितना हो गया है तो 0। यानी यहाँ आप देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन में ये जो है ये आप देख लीजिएगा, आप थोड़ा स्केल से बनाइएगा तो आपको ये स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। यानी कि अभिकारक में क्या हो रहा है तो अभिकारक में हो रहा है कमी। अभिकारक में क्या हो रहा है कमी। एक बार फिर से आप देखिए कि जब समय 0 तो सांद्रता 10, समय 0 सांद्रता 10, समय 1 तो सांद्रता घटकर 8, जब समय 2 तो सांद्रता घटकर 6, जब समय 3 तो सांद्रता घटकर 4, और जब समय फाइनली 5 तो सांद्रता घटकर कितना आ गया 0। यानी कि हम देख रहे हैं कि अभिकारक में क्या हो रहा है कमी। तो इसी कारण अभिकारक में क्या साइन दिया जाता है माइनस का, नेगेटिव का साइन दिया जाता है। सेम इसी तरह से हो जाएगा इसमें भी। 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0। आप देखिए जब शुरुआत में समय 0 था तो सांद्रता भी 0 था, यानी यहाँ जब समय 1 हो गया तो सांद्रता कितना हो गया 2, यानी यहाँ जब समय 2 ले लिए तो सांद्रता बढ़कर हो गया कितना 4, यानी यहाँ, और थोड़ा ऊपर बढ़ जाए यहाँ जब समय, यानी इसको आप ऐसे करा सकते हैं यहाँ। उसी तरह से जब समय 3 ले लिए तो सांद्रता बढ़कर हो गया कितना 6, यानी यहाँ। उसी तरह से जब समय 4 हो गया तो सांद्रता बढ़कर हो गया 8, यानी यहाँ। और जब समय 5 तो सांद्रता बढ़कर हो गया कितना 10, यानी यहाँ। तो आप देख रहे हैं कि अभिकारक उत्पाद में क्या हो रहा है तो वृद्धि हो रहा है, जबकि अभिकारक में क्या हो रहा है तो कमी हो रहा है। वृद्धि होगा तो प्लस का साइन देना है और कमी होगा तो माइनस का साइन देना है। इतना बात आई आपको समझ में? इतना बात आया आपको समझ में? देखिए अगर इसका हम लोग निकाल भी दे अभिक्रिया की दर, तो क्या है कि कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रहा है तो अभिकारक की अभिक्रिया का दर, अभिकारक की अभिक्रिया का दर बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T। उसी तरह से फिर क्या उत्पाद की अभिक्रिया का दर बराबर हो जाएगा क्या प्लस डेल्टा P बाई डेल्टा T। है तो दोनों आपस में इक्वल ही, तो लिख देंगे माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T बराबर प्लस डेल्टा P बाई डेल्टा T। ये बनकर तैयार हो गया प्रश्न। आप ये दोनों स्क्रीनशॉट कीजिए और एक लाइन में बात को याद रखिए। अभिकारक में जो होगा कमी होगा, उत्पाद में जो होगा वृद्धि होगा। और इस क्लास को हम यहीं तक रोकेंगे, मिलेंगे अगले क्लास में आप लोग से।
और भी एक्स्ट्रा प्रश्न के साथ और इसके जो यूनिट हैं अभिकारक दर की जो इकाई हैं उसको लेकर और कुछ अच्छे से टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए अगर आप और समझना चाहते हैं तो और भी चैप्टर के और अदर चैप्टर के भी टॉपिक हैं हमारे इस चैनल पे, आप इस माध्यम से पढ़कर तैयारी आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद।